और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। तो बच्चा पार्टी, फाइनली मैं फिर से आ गया हूं एक पुराने से चैप्टर के साथ। नया नहीं है, पुरानी वाला है। विनिर्माण उद्योग का आज है लेक्चर नंबर 4। और अभी तक जो है हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया है और इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में जो है हम इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं वो कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक मैं इस चैप्टर की बात करूं तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है ना। तो हमेशा की तरह एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद जो है आज के जो नए टॉपिक्स हैं, बेसिकली आज मैं जूट मिलों के बारे में बताऊंगा और चीनी मिलों के बारे में बताऊंगा और इनकी क्या हालत है भारत में, मतलब क्या स्थिति है भारत में, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और चीनी उद्योग के बारे में हम जानेंगे कि भैया विश्व में जो है चीनी के उत्पादन में भारत कहां पर खड़ा हुआ है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आज के इस लेक्चर में हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब तक की हम बात करें, अब तक इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने। तो सबसे पहले पहला लेक्चर जो था, मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताया था इसके, है ना। विनिर्माण की अगर हम बात करें तो विनिर्माण का इतिहास आपको पता होगा। ये आपने ऑलरेडी जो हिस्ट्री का चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, उसमें मैंने पढ़ा दिया है कि भैया ये औद्योगिकरण का युग जो था ये कहां पे सबसे पहले आया था भाई। ये आया था इंग्लैंड में। ब्रिटेन की मैं बात करूं, नई नई मशीनें बनने लगी, नई नई फैक्ट्रियां बनने लगी, तो यहाँ पे औद्योगिकरण का युग शुरू हो जाता है। विनिर्माण का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, तो विनिर्माण का मैंने सिंपल सी भाषा में आपका मतलब बताया था कि जब किसी चीज को, है ना, हम क्या करते हैं और अच्छा बना के या किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करके हम उसे और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने लायक बना देते हैं या फिर उसकी पूरी प्रोसेसिंग कर देते हैं, है ना। उसे बदल कर जो है किसी और दूसरी चीज में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो प्राकृतिक संसाधन को जो है हम क्या करके उसकी पूरी प्रोसेसिंग करके, है ना, या फिर हम किसी दूसरी चीज में और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए किसी दूसरी चीज में उसे बदल रहे हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम विनिर्माण बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस बताया था मैंने कि भाई कोई भी प्राकृतिक वस्तु है उसको हम क्या करते हैं भाई, उसे हम बदल के जो है, जो यानी कि प्राकृतिक वस्तु मतलब जो कच्चा माल है जो हमें नेचर से मिला है, जैसे ऊन हो गई, गन्ना हो गया, जो भी खनिज वगैरह है ये भी हो गए, है ना। इनको हम क्या करते हैं, इन्हें प्रोसेस करके जो है और इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम विनिर्माण उद्योग बोल देते हैं। और ये किसका पार्ट होता है, तो आपको याद होगा मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था भारत, ये जो चैप्टर था कौन सा था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, है ना, द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, 3 तरह के सेक्टर होते हैं, 3 तरह के क्षेत्र होते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। तो ये किसका हिस्सा हो जाता है, ये तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा हो जाता है क्योंकि इसमें विनिर्माण उद्योग होता है। तभी मैंने आपको बताया था कि भैया द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे विनिर्माण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे हम वस्तुओं को बदलते हैं और उन्हें और ज्यादा इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने बात की भाई, है ना। हमने अपने विनिर्माण की बात की कि भैया हमारे भारत में विनिर्माण किस स्थिति में है, तो बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। यानी कि अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, कि हमसे ज्यादा जो है और भी कई सारे देश जो है, हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, वो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी स्थिति में है। आज के टाइम पर हम चाइना के जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज उठा लो, आपके घर में ही 10 चीजें मिल जाएंगी चाइना के, चाइना जिस पर लिखा होगा मेड इन चाइना, है ना। तो अगर हम विनिर्माण उद्योग की बात करें तो हम बहुत ज्यादा जो है विनिर्माण नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जितने भी आप डेवलपिंग कंट्री देखोगे, जितने भी विकसित देश देखोगे, वहां पर विनिर्माण उद्योग जो है जोरों पे चलता है ना। अगर आप पूरा 100 साल का डेटा उठाओगे तो वहां पे लोगों ने कृषि से जो है शिफ्ट करना शुरू किया, किसमें भाई, विनिर्माण उद्योग में। और फिर विनिर्माण उद्योग से जो है सेवा क्षेत्र में जो है आप बोल सकते हो स्विच करा है ना। तो यहाँ पे ये देखा गया है पिछले 100 सालों में कि जो पहले जो आज के टाइम पे विकसित देश हैं वो स्टार्टिंग में विकसित नहीं थे, तो उन्होंने कैसे शिफ्ट किया। तो हमारे भारत में भी यही हुआ है कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी भाई, जब हम आजाद हुए थे तो किस क्षेत्र में थी भाई, कृषि क्षेत्र में थी। अब धीरे धीरे वो जो कृषि क्षेत्र वाली पॉपुलेशन है, जिसमें कृषि में जो है सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा था, अब धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट हो रही है विनिर्माण उद्योग की तरफ, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने विनिर्माण उद्योग के बहुत सारे पार्ट्स देख लिए। कितने सारे पार्ट्स होते हैं भाई, किसके आधार पर भाई, व्यक्तित्व के आधार पर, है ना, मतलब ओनरशिप के आधार पर। कितने थे भाई ओनरशिप के आधार पर भाई, प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव, जॉइंट, इन सब के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की इसके बारे में भाई, फिर हमने कच्चे माल के आधार पर बात की, है ना। जो माल होता है उसके आधार पर, तो कच्चा माल हो गया, कच्चे माल के आधार पर क्या हो गया, एक तो भाई हमारे कृषि जो उद्योग है वो हो गए। कच्चे माल के आधार पर क्या हो गया, एक तो कृषि उद्योग, दूसरा भाई खनिज उद्योग, है ना। कृषि उद्योग में जो भी खाने पीने वाली चीजें जो भी कृषि में होती हैं, जैसे कि भाई गन्ना हो गया, सिल्क हो गई, कॉटन हो गया, जो भी जो कृषि से हमें मिलता है। और जो भाई खनिज वाला क्या हो, जो जमीन से हमें चीजें मिल रही है ना, ये खनिज में आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में और भी हमने बात की भाई, है ना। यानी कि हमने ये भी बात की थी कि भाई जब भी हम कहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं। तो भाई आपके पास पूंजी होनी चाहिए, जहां पर आप कैपिटल, जहां पे आप फैक्ट्री लगा रहे हो वहां पे श्रम की व्यवस्था है या नहीं है,
है ना, जहां पे आप लगा रहे हो वहां पे ऊर्जा संसाधन है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी मैटर करती हैं। पिछले ही लेक्चर में हमने किसके बारे में बात की थी, सूती कपड़े के बारे में बात की थी। पिछले लेक्चर की हम बात करूं, अगर आपको याद होगा, सूती कपड़ा जो उद्योग था वो भारत का सबसे अग्रणी उद्योग माना जाता था, लेकिन जब अंग्रेज आए हमारे भारत में तो ये जो उद्योग है ये काफी ज्यादा, आप बोल सकते हो, ये डिक्लाइन होने लगता है या फिर इसका पतन हो जाता है, आप बोल सकते हो, है ना। लेकिन पहले जो है भारत में बहुत ज्यादा अग्रणी था, और आप बोल सकते हो गुजरात महाराष्ट्र में जो है इसका ज्यादातर उद्योग जो है देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, काली मिट्टी मिलती है, काली मुद्रा सबसे बेहतर किसके लिए होती है, कॉटन के लिए होती है ना। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से उत्पादन हो पाता है किसका भाई, कॉटन का, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कॉटन हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको मिलें भी ज्यादा मिल जाएंगी, कपड़ा मिले, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है मैंने रिवाइज करवा दिया है आपको, पूरा जितना भी अभी तक मैंने जो है आपको पढ़ाया है ना। अब बात किसकी कर लेते हैं भाई, अब हम बात कर लेते हैं आज के इस लेक्चर की। तो आज का जो इस लेक्चर है इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ाने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी हम जो है बात कर लेते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे जूट उद्योग। भाई जूट क्या होता है, तो भैया आप जैसे जो बच्चे हमारे गांव से बिलोंग करते होंगे, गांव में रहते होंगे, तो आपके यहाँ पर क्या होता होगा भाई, जो गेहूं वगैरह होते होंगे बोरियों में भरे जाते होंगे, बोरी होते होंगे या बोरे होते होंगे। तो बोरे क्या होते हैं भाई, बोरे जो है इस जूट से बने होते हैं। और भैया आपके गांव में देखो, एक तो बोरे हो गए, जिसमें बोरे हो गए, है ना। बोरे तो जानते होंगे आप, जो बच्चे गांव से हैं वो जानते होंगे, बोरा होता है ना, ये गेहूं कलर का, है ना, ये ऐसा कुछ देखते हो आप, ये देखो ये ऐसे कलर का गेहूं होता है ना। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, चारपाई जो बनती है ना, चारपाई, खटिया भी बोलते हैं इसे, जिस सुतरी से बनता है वो क्या होता है, वो सुतरी जूट की होती है। आप देखते हो आजकल जो मॉडर्न बैग आ रहे हैं, सब सब्जी वगैरह भर के लाते हो, वो बैग जो है किससे बनते हैं, ऐसे कुछ दिखते हैं, देखो, है ना, ये देखो ऐसे कुछ दिखते हैं ये वाले बैग, इनमें सब्जी वगैरह, लंच वगैरह जो आप पैक करवा के ले जाते हो, तो ये किससे बनते हैं, ये भी हमारे जो है जूट से बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप सबके यहाँ पे, हमारे भारत में इतने भी लोग रह रहे हैं, उन सबके यहाँ पे जूट का कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है भाई, जूट जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग हो जाता है ना। अब जूट कहां पे आता है भाई, तो जूट की मैं बात करूं, जूट की होती है खेती, है ना। जूट की खेती होती है, भारत बहुत ज्यादा अग्रणी देश बना है, और जूट की खोज भी हमारे भारत में हुई थी, है ना। भारत में बहुत सालों से जो है जूट चला आ रहा है। तो देखो जूट के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ये जूट की जो खेती है, जो हुगली घाटी है, हुगली घाटी मतलब हुगली एक नदी का नाम है ना, जो गंगा में से निकलती है, गंगा की हैंड बोले जाते हैं, हैंड ऑफ गंगा, है ना, गंगा की बाहें बोली जाती है, गंगा में से, गंगा की ही भाई आप बोल सकते हो, आगे जो एक नदी निकलती है हुगली नदी, कहां पर है ये, वेस्ट बंगाल में, याद रखना, है ना, पश्चिम बंगाल, है ना। यहां के आसपास की जो घाटी है, हुगली घाटी जो है, वहां पे ऐसे क्या गुण है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जूट की खेती बहुत अच्छी होती है, इसकी बात करेंगे। जूट उद्योग की क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में जो है हम डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है ना। इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, फिर जो है हम चीनी उद्योग के बारे में जो है बात कर लेंगे। भैया भारत जो है दुनिया का दूसरा, याद रखना एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, चीनी का उत्पादक है। पहले नंबर पे कौन है, तो याद रखना पहले नंबर पे ब्राजील है, ब्राजील है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा है, ब्राजील है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं आज के इस लेक्चर की कि आज जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई देखो ये ऐसा जूट होता है, देखो जूट जब इसका विनिर्माण कर दिया जाता है, विनिर्माण करने के बाद जो है जूट कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। देखो पहली प्रोसेस ये है, पहले ये पेड़ खड़े हुए हैं, क्या है भाई, जूट के पेड़ है, यहाँ पर जूट की खेती होती है, क्या है भाई, जूट के पेड़ हैं, बड़े बड़े लंबे होते हैं ये जूट के पेड़। उसके बाद जो है ये इन्हें काट के सुखाया जाता है, पता नहीं क्या किया जाता होगा, मेरे को इतनी जानकारी तो नहीं पता, लेकिन हाँ इनके बाद क्या होता है, इसकी प्रोसेस करके जो है यहाँ पे जूट मिले हैं, है ना, जूट मिले हैं। अब जूट मिलों में क्या निकाली जाती है, इसके धागे निकाले जाते हैं। जैसे आप याद करो, सूती कपड़े के बारे में बताया था ना मैंने, है ना, सूती कपड़े के बारे में बताया था मैंने, उससे क्या है, सूत निकाला जाता है, उसे पीट पीट कर, है ना, सूत काटा जाता है उसमें से, फिर उसमें से रेशे निकाले जाते हैं। तो वैसा ही इसमें सेम होता है, इसमें भी जो है इसके रेशे निकाले जाते हैं, जैसे हम सुतली बोलते हैं, आपके यहाँ पे भी आती होगी, पूरी बहुत बड़ी सुतली आती है ना, उससे आप चारपाई वगैरह बनाते हो, उससे भाई इसी से जो है आप बोल सकते हो, सुतली भी पतली होती है, मोटी भी होती है, सुतली पतली भी होती है, उसके जो धागे होते हैं, रेशे होते हैं, उसके पतले भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, है ना। जो गांव वाले बच्चे होंगे वो अच्छे से जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। इसकी जो है, इसी की सुतली की जो है हम क्या बना देते हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं, इसी सुतली से जो है हम क्या बना देते हैं, ये जो बोरा दिख रहा है आपको, है ना, ये जो आपको बैग दिख रहा है, इसी से हम बना देते हैं, है ना। तो आपको आई होप पता होगा ये जूट के बारे में। चलिए, इसी के बारे में थोड़ी सी हम और ज्यादा जो है नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। तो कच्चे जूट और जूट से बने सामानों के मामले में भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, समझ में आया। यानी कि अगर जूट की हम बात करें, कच्चा जूट
और जूट से बने सामान, यानी कि हम दोनों की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कच्चे जूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कच्चे जूट की भी बात कर रहे हैं और ये जो जूट से सामान बनते हैं उसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में ही भारत जो है दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, सबसे बड़ा देश है, जो जूट का उत्पादन भी सबसे ज्यादा करता है और जूट के सामान भी सबसे ज्यादा बनाता है, ठीक है ना। बांग्लादेश के बाद जो है भारत जूट का दूसरा जो है नंबर का निर्यातक है। अच्छा देखो बांग्लादेश क्या था, देखो अगर आजादी से पहले की हम बात करें तो बांग्लादेश हमारे देश में आया करता था, है ना। किससे लगा हुआ है ये, तो ये पहले जो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, जैसे दक्षिण बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो अगर हम बात करूं, हमारा जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम ऐसे जो गया है पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, है ना। जैसे ईस्ट वेस्ट बंगाल के नाम से, ईस्ट बंगाल के नाम से भी जानते थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल पहले ये हुआ करते थे। तो 1905 में, अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी सी याद होगी, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये ईस्ट बंगाल जो था, है ना, वो चला गया किसके साइड में, जो आज का जो है बांग्लादेश है ना। तो पहले बांग्लादेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ईस्ट बंगाल जो है यानी कि पूर्वी बंगाल जो है वो आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे बांग्लादेश है। तो अगर हम निर्यात के मामले में बात करें, निर्यात के मामले में यानी कि जो चीजें यहां से जाती हैं बाहर जाती हैं, है ना, निर्यात के मामले में बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे क्या है, बांग्लादेश है। तो ये भी याद रखना। सबसे बड़ा निर्यातक कौन है जूट का, तो सबसे बड़ा निर्यातक है भाई बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है, भारत। यानी कि बाहर, यानी कि भारत से बाहर जूट कितना जाता है, उस मामले में, निर्यात के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में जो है भारत दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है, तो बांग्लादेश आता है। अगर बांग्लादेश आज भी भारत का हिस्सा होता तो हम पहले ही नंबर पे होते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 70 जूट मिलों में ज्यादातर पश्चिम बंगाल में है, जो मुख्यतः हुगली नदी के किनारे स्थित है। समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे सीन क्या होता है, देखो यहां पे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां पे जो यहां की जो मिट्टी है ना, तो यहां पे आप देखते हो हुगली नदी के आसपास जो है मिट्टी बहुत उपजाऊ है। उपजाऊ कैसे है, कि यहां पे बाढ़ आती है ना। जो बाढ़ आती है अपने साथ क्या लाती है, आपने देखा होगा जब बाढ़ वगैरह आती है तो अपने साथ गाद लाती है ना। जब गाद लाती है, और आपने देखा होगा नदी के आसपास का जो एरिया होता है, ये क्या होता है भाई, ये बहुत उपजाऊ होता है। उपजाऊ क्यों होता है, क्योंकि नदी अपने साथ क्या ला रही है भाई, क्योंकि जो हुगली नदी है वो किसका हिस्सा है, गंगा का हिस्सा है। और गंगा कहां से निकलती है, गंगा ग्लेशियर से निकलती है। तो भैया अपने साथ बहुत सारी गाद लाती है, सेडिमेंट्स लाती हैं, और वो नदी के आसपास जो है जमा करते हो जाती है। तो आप देखोगे कि हुगली नदी के आसपास का जो रीजन जो है ना, बहुत ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। और जूट की जो खेती है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ एरिया में ही हो सकती है, उपजाऊ क्षेत्र में ही हो सकती है, ठीक है ना। तो हुगली नदी के आसपास ही क्या है भाई, जूट की खेती होती है। तो यही कारण है कि ज्यादातर जो मिले हैं, 70 जूट की टोटल मिले हैं, और ज्यादातर जो मिले हैं वो किसके पास है भाई, वो हुगली नदी जो है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी घाटी है, इसके आसपास ही मौजूद है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई जहां पर जो काम चल रहा है, जैसे जूट की खेती जहां हो रही है उसके आसपास ही तो मिल होंगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि भाई जूट की खेती यहां हो रही है पश्चिम बंगाल में और जूट की मिल लगा दी तुमने यूपी में, ऐसा थोड़ा ना होगा। फिर तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो भाई सारी जो मिलें कहां लगी हुई हैं, जहां पर जूट की असल में खेती होती है वहीं पे आसपास सारी जो मिलें हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए, जूट उद्योग एक जो है पतली बेल्ट में स्थित है, जो 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो भाई ये जो बेल्ट है ना, बेल्ट किसकी बात हो रही है, ये भाई एक काइंड ऑफ होता है ना, जैसे किस बेल्ट में, मतलब किस क्षेत्र में हो रही है ये जो खेती, बेसिकली जो है किस क्षेत्र में अच्छी होती है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये बेल्ट जो है कहां बनी हुई है भाई, तो ये हुगली नदी के आसपास ही बनी हुई है। तो ये जो बेल्ट है ना, यानी कि पूरा जो एरिया है जहां जूट की खेती हो रही है, तो ये 98 किलोमीटर लंबा एरिया है और 3 किलोमीटर जो है लंबा चौड़ा एरिया है ना। 98 किलोमीटर एक बेल्ट है काइंड ऑफ, उस क्षेत्र में ही क्या होती है, जूट की खेती होती है। तो देखो जूट उद्योग एक पतली बेल्ट में स्थित है, जो 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर जो है चौड़ी है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये ऐसी मिलें होती हैं, ऐसी मिलें होती हैं इसकी। चलिए, अच्छा अब यहां पे देखो, अब यहां पे एक कारण बताया गया है कि हुगली घाटी जो है, अब यहां पे एक मेन क्वेश्चन भी तो आएगा कि भाई हुगली घाटी जो है इसके आसपास ही जूट की खेती क्यों होती है, इसके आसपास ही जूट की जो मिलें होती हैं वो क्यों होती हैं, एक मेन क्वेश्चन तो आएगा। अच्छा अब वो जान लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आसपास के जो एरिया है बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और जूट की खेती एक बहुत ज्यादा उपजाऊ ही क्षेत्र में हो सकती है, ठीक है। तो देखो जूट उत्पादक जो है क्षेत्र से निकटता, सस्ता जल, या तो पहला कारण क्या है, जूट उत्पादक क्षेत्र से निकटता, यानी कि जहां पर जूट का उत्पादन हो रहा है वो जो क्षेत्र है काफी निकट है ना। अब मान के चलो भाई यहां पर एक जूट की खेती हो रही है ना, और इसके 1 किलोमीटर आगे ही यहां पे मिल है, तो यहां पे फायदा किसका होगा भाई, जूट मालिकों का, है ना। उन्हें जो है कोई एडिशनल जो कॉस्ट है, जो वहां पे जो चार्जेस लग रहे हैं एडिशनल, जैसे मान के चलो अगर ये बहुत दूर होती तो भैया एक जगह से दूसरी जगह जूट को ढोने के लिए तुम्हें क्या जरूरत पड़ती, ट्रकों की जरूरत पड़ती है ना, बड़ी बड़ी मालगाड़ियों की जरूरत पड़ती। तो ये जो कॉस्ट है वो बच गई।
तो पहली बात क्या है भाई कि भाई जहां जूट का उत्पादन हो रहा है वहीं उसी के क्षेत्र में जो है आसपास मिले होती हैं, तो यहां से कॉस्ट बच जाती है। सस्ता जल यातायात, अब ये हुगली नदी आसपास है, हुगली नदी पास है ना, हुगली नदी क्या भाई पास है, तो यहां से जल यातायात भी होता है, मतलब जल के थ्रू सस्ता जल यातायात है भाई। देखो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जल से आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हो तो बहुत सस्ता होता है ना, तो यहां पे हुगली नदी पास में है, तो आप जल से भी क्या कर सकते हो, जल से यानी कि नदी के रास्ते भी जो है आप यातायात कर सकते हो, नदी के रास्ते भी जो है आप जूट को एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचा सकते हो। तो पहले दूसरा क्या हो गया, दूसरा है सस्ता जल यातायात, ठीक है ना, हुगली नदी पास में ही है। रेल और सड़क का अच्छा जल, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रेल और सड़क जो है अच्छा खासा इनका नेटवर्क है, रेल भी आपको रेलवे अच्छी खासी मिल जाएगी, मालगाड़ी मिल जाएगी, आपने जो भी जूट प्रोड्यूस किया, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, बैग बोरा वगैरह कुछ भी आपने बनाया XYZ, वो आप जो है आसानी से जो है रेल और सड़क के थ्रू जो है दूसरे भारत के दूसरे राज्यों में जो है भेज सकते हो। और क्या है भाई, जूट के परिष्करण के लिए जो है प्रचुर मात्रा में जल और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से मिलने वाले सस्ते मजदूर। अब यहां पे क्या होता है, देखो जूट के क्या होता है, परिष्करण होता है, मतलब उसकी पूरी प्रोसेस की जाती है, जिसमें जो है आप बोल सकते हो प्रचुर मात्रा में जो है जल का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा जल चाहिए होता है, जूट के लिए बहुत ज्यादा जल चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे क्या भाई, ये जल मौजूद है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से जो है श्रम, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, श्रम की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है, वो आसानी से मिल जाते हैं, मजदूर आसानी से मिल जाते हैं और जल भी जो है आसानी से मिल जाता है। तो ये सारी जो चीजें वो हुगली घाटी के आसपास ही है। और यहां पे देखो सारी चीजें जो है यहाँ पे क्या है, फेवर में है, सारी चीजें किसके फेवर में है, जूट के उत्पादन के फेवर में। और एक और एडिशनल पॉइंट लिख सकते हो, उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ एक एडिशनल पॉइंट लिख लो मेरी तरफ से, मिट्टी। तो भैया हुगली नदी के पास है, तो भाई हुगली नदी किससे निकलती है, गंगा से निकलती है भाई, तो गंगा की ही एक आप बोल सकते हो एक एडिशनल नदी हो जाती है काइंड ऑफ। तो हुगली नदी पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आसपास जो है गाद बहुत पाई जाती है, क्योंकि एक रिवर एरिया है, उसके आसपास का जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा, तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे जो है जो जूट के लिए जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट लिख देना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में कि ये बताइए कि हुगली घाटी के मुख्य कारण क्या है जूट के उत्पादन में जो है, हाँ जूट के उत्पादन में हुगली घाटी के मुख्य गुण क्या है, क्यों हुगली घाटी में ही जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो सारे कारण हैं आपको लिख देने हैं बस, है ना, रट लो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं। देखो जूट उद्योग जो है सीधे रूप से जो है 2.61 लाख कामगारों को जो है रोजगार प्रदान करता है। अब यहां पे रोजगार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो यहां पे कितने लाख को भाई, 2.61 लाख कामगारों को रोजगार मिल रहा है भाई, काम भी मिल रहा है। जब भाई जो 70 मिले हैं वो रोजगार भी दे रही है, नौकरियां दे रही हैं, ऐसा ही नहीं है कि ऐसी कुछ मतलब चल रहा है बस। साथ में यह उद्योग जो है 40 लाख छोटे और सीमांत किसानों का भी भरण पोषण करता है। अब भाई यहाँ पे 40 लाख से ज्यादा किसान जो है, यानी कि पश्चिम बंगाल में करीबन 40 लाख से ज्यादा जो फार्मर्स हैं, किसान जो हैं, उनका भी तो पालन पोषण हो रहा है भाई। मतलब आप जब जो जूट की खेती करोगे, आप क्या करोगे, उसको जाके बेचोगे तो उससे आपको पैसा मिलेगा। तो भाई बहुत सारे किसान जो है वहां पे जूट की खेती करते हैं और जूट की खेती से जो है अच्छा खासा जो है पैसा कमाते हैं। तो भाई आप बोल सकते हो करीबन 40 लाख जो छोटे छोटे और सीमांत किसान हैं, छोटे और सीमांत मतलब बड़े किसान जो जमींदार वगैरह जो होते हैं, इन किसानों को जो है क्या दे रहा है, इनका भरण पोषण भी कर रहा है ये जूट का उद्योग, ठीक है ना। अच्छा, ये किसान जो है जूट और मेस्टा की खेती करते हैं। तो भाई देखो जूट और मेस्टा भी बेसिकली क्या होता है, काइंड ऑफ एक खेती होती है मेस्टा की। तो जूट और मेस्टा की खेती करते हैं बेसिकली, तो आप देख सकते हो ये सब। जूट उद्योग को जो है सिंथेटिक फाइबर से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। अब भाई देखो जूट क्या है ना, जो सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर मतलब जो हाथ से बना हुआ, सिंथेटिक मतलब जो हाथ से बना हुआ। सिंथेटिक में क्या होता है, केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, याद रखना। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो मतलब यहाँ पे जो है प्रकृति का रोल नहीं है, यहाँ पे इंसान जो है केमिकल का इस्तेमाल करके जो है ये सारी चीजें बनाते हैं। तो जूट जो है, जो भी सिंथेटिक चीजें हैं, है ना, उनसे बहुत ज्यादा जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है। लोग आजकल पॉलिथीनों का इस्तेमाल करते हैं भाई, पॉलिथीनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये सिंथेटिक हो गई, है ना। पॉलिथीन को इस्तेमाल कर रहे हो, इससे अच्छा क्या इस्तेमाल करो आप, इससे अच्छा तो आप बोरे का इस्तेमाल, ये जो जूट है इसका इस्तेमाल करो, जूट से बने हुए बैगों का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। चलिए साथ में ही जो है इसे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड में भी प्रतिस्पर्धा मिलती है। तो भाई यहाँ पे सुनो, अब इसके अलावा जूट की भारत के अलावा कहां खेती होती है, तो मैंने बताया आपको बांग्लादेश में जूट की खेती बहुत होती है। क्योंकि पता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस वाली बात क्या है यहाँ पे, एक मिनट मैप लाया हूँ, हाँ ये देखो ये मैप देखो, है ना। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये देखो मैप में ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, ये पहले बांग्लादेश का ही हिस्सा हुआ करता था। सॉरी मैं कह रहा हूँ ये आज का बांग्लादेश है। ये क्या है, आज का बांग्लादेश है, बांग्लादेश है आज का, ठीक है। ये क्या है भाई, ये आज का बांग्लादेश है, ठीक है। अच्छा, आज का जो
पश्चिम बंगाल है, यानी कि जहां पर जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है, वो क्या है भाई, ये क्या है, ये आज का वेस्ट बंगाल है। अब आजादी से पहले ये पूरा जो एरिया था, ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये एक ही हुआ करता था आजादी से पहले। बल्कि ये नहीं, बेसिकली मैं अगर बोलूं आजादी से पहले जो आज का जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरा ये आज का जो बांग्लादेश वाला हिस्सा, ये भी इसी में आया करता था। आज का उड़ीसा, बिहार वगैरह सब जो है इसी में आया करता था, बंगाल में, बंगाल नाम से जाना जाता था। लेकिन 1905 में बंटवारा हो गया। तो कहने का मतलब क्या भाई, जूट का उत्पादन ऐसा थोड़ा ना कि आजादी के बाद ही शुरू हुआ है, बहुत पहले से चल रहा है भाई, हजारों सालों से जूट का उत्पादन चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, बांग्लादेश क्यों यहाँ पे सबसे अग्रणी है, क्योंकि भाई पहले जो है ये बांग्लादेश जो था वो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, तो ऑब्वियस सी बात है बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो देखो इंडिया की जो आप बोल सकते हो, इंडिया को किससे कंपटीशन ज्यादा मिलता है, तो इंडिया को जो है बांग्लादेश, बाकी ब्राजील में भी होता है इसका, फिलीपीन में भी होता है, मिस्र में, थाईलैंड में भी इनका जो है काफी उत्पादन होता है। तो यहां से जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है भारत को, है ना, प्रतिस्पर्धा जो है भारत को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सरकार ने जो है पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोगों की नीति बनाई, इसके कारण जो है देश के अंदर ही मांग में वृद्धि हुई। अब यहां पे क्या हुआ, देखो सरकार ने तो कुछ छूट देनी शुरू की। अब बीच में लोगों ने भाई पॉलिथीन वगैरह बहुत उपयोग करनी शुरू कर दी थी ना, तो सरकार ने क्या देखा, भाई जूट तो एक बहुत अच्छा साधन है, जूट से कोई पोल्यूशन थोड़ा ना होता है ना। जूट तो क्या होता है, काइंड ऑफ जो लकड़ी जो होती है सूख जाती है, वो उसे पूरा एक रस्सी बना देते हैं उसकी, वही तो जूट हो गया, उसके रेशे बना देते हैं, वो जूट की रस्सी बन जाती है, रेशे बन जाते हैं, बोरे बन जाते हैं, पता नहीं तमाम चीजें बन जाती है, चारपाई बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने अलग अलग पैकेज दिए भाई जूट के, है ना। जूट के उपयोगों को अनिवार्य किया कि भाई जहां पन्नी का इस्तेमाल होता है या फिर जहां सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल हो रहा है वहां जूट का इस्तेमाल हो। काफी सारी छूट दी उन्होंने। तो उसको जाके उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जाके जो है आप बोल सकते हो ये चीजें जो है शुरू हुई हैं। आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा चीजों की जो है बात करनी शुरू करेंगे, और ज्यादा जो है यहाँ पे चीनी के उद्योग के बारे में जानेंगे, चुनौतियों के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूट के चुनौतियों के बारे में, ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो चुनौतियां बहुत सारी हैं भाई, है ना। भाई हमारी लाइफ ही चुनौतियों से भरी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई अगर बहुत ज्यादा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, जब अच्छा कर रहा है तो चुनौतियां ना आई हो उसकी लाइफ में। हर किसी की लाइफ में जो भी आपको सक्सेसफुल लोग मिलेंगे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चुनौतियां मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे किसकी चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई जूट का जो उत्पादन हो रहा है, जूट का जो उद्योग हो रहा है, उसमें कौन कौन से जो चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी जो चुनौतियां आ रही हैं, उसकी बात कर लेते हैं पहले, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, देखो 2005 में क्या होता है, नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई, है ना। नेशनल जूट पॉलिसी, राष्ट्रीय जूट आप बोल सकते हो राष्ट्रीय जूट नीति, यह बनाएगी सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन जो लक्ष्य है वो क्या था, उसका लक्ष्य था जूट की उत्पादकता, क्वालिटी और जूट किसानों की जो है आमदनी को बढ़ाना, है ना। तो यहां पे सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया भाई। जब क्या होता है, देखो सरकार का दायित्व होता है, जब कोई एक देश विकासशील देश होता है, जिसका विकास हो रहा होता है, तो वहां की जो सरकार होती है बेसिकली उसका मेन जो दायित्व होता है वो होता है कि उसके किसान जो है वो खुश रहे, है ना। अब जब किसान खेती कर रहे हैं जूट की, तो भाई यहाँ पे सरकार का भी कुछ ना कुछ बनता है दायित्व। तो सरकार ने यहाँ पे नेशनल जूट पॉलिसी बनाई, और इसके तहत क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या था कि जूट की उत्पादकता को बढ़ाना, जूट की क्वालिटी को इंप्रूव करना, उसकी जो गुणवत्ता है उसको इंप्रूव करना, और जूट किसानों की जो है आमदनी को बढ़ाना, है ना। तो ये सारे थे। विश्व में पर्यावरण के लिए चिंता बढ़ रही है, और पर्यावरण हितैषी और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर जो है जोर दिया जा रहा है। अब सुनो यहाँ पे, अब देखो मैं जूट की बात करूं तो जूट एक बहुत अच्छा उत्पादन है, एकदम आप बोल सकते हो पूरा भाई हमें नेचर से मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा, गंदगी कोई नहीं हो रही। भाई जूट क्या होता है भाई, लकड़ी जो होती है, जूट एक लकड़ी का रेशा होता है भाई। जूट को तुम जला लोगे भाई धुआं बन के उड़ जाएगा, लेकिन भाई आप पॉलिथीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें केमिकल बहुत सारे लगे हुए हैं, चमड़े का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, तो इसकी जगह क्या करो भाई, अगर मैं बात करूं जूट की, तो जूट क्या है भाई, तो जूट तो बहुत ज्यादा पर्यावरण हितैषी है ना। यानी कि यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय मतलब इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक जो चीजें है ना, काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे जो है बिना हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए चीजों का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। तो सरकार ने क्या किया भाई, सरकार ने जो है सरकार, तो देखो विश्व में क्या है भाई, विश्व में पर्यावरण के लिए चिंता बढ़ रही है। आपको पता होगा कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना। एक तरफ क्या है भाई, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा जो ग्लोब है, इसका जो टेम्परेचर है ये बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूसली, किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, है ना। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब से निपटारा करने के लिए जो है सबसे अच्छा उपयोग क्या है भाई, सबसे अच्छा उपयोग है कि हम क्या इस्तेमाल करें, हम जूट को इस्तेमाल करें, है ना। जूट क्या है भाई, एक बहुत ज्यादा पर्यावरण हितैषी है, तो ये भी चीज आप बोल सकते हो, है ना। इसलिए जो है जूट का भविष्य उज्जवल दिखता है। तो जूट का भाई फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप पॉलिथीन में सामान ला रहे हो, इससे अच्छा जूट का जो बैग होता है उसमें सामान ले आओ,
ठीक है ना। जो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जितनी भी सिंथेटिक वाली चीजें, प्लास्टिक वाली चीजें हैं, सरकार बैन कर दे, है ना। जूट उत्पाद के मुख्य जो है बाजार क्या है भाई, जूट उत्पाद के मुख्य बाजार कौन से, तो याद रखना देखो, है ना, अमेरिका, कनाडा, रूस, अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो भाई यहाँ पे अगर मैं मुख्य बाजार की बात करूं, है ना, जूट उत्पाद के मुख्य बाजार की मैं बात करूं, तो कहां कहां पे होता है इसका उत्पादन, तो यहाँ पे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, रूस, अमीरात वगैरह, यहाँ पे भी जो है ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ना, पन्नी का इस्तेमाल नहीं करना है। इन्हें पता है कि ये जो पर्यावरण हितैषी चीजें हैं इनका ही इस्तेमाल ज्यादा करना है। अब बात किसकी कर लेते हैं भाई, हम चीनी के उद्योग की बात कर लेते हैं। भैया चीनी के बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना। भाई मिठाई में चीनी पड़ती है, तुम दूध में चीनी डलवाते हो, है ना, दही में चीनी डलवाते हो, तुम चाय में चीनी पड़ती है, तो इन सारी चीजों में जो है चीनी पड़ती है ना। अब चीनी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, भाई चीनी का उद्योग कैसा है हमारे भारत में, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई क्या हालत है चीनी की। भाई चीनी का उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है भाई, उत्पादक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहले नंबर पर ब्राजील है, दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। तो क्या हालत है भाई, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डेटा को एनालाइज कर लेते हैं चीनी के बारे में। तो देखो विश्व में जो है भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है चीनी का। अगर मैं बात करूं, भारत गुड़ और खांडसारी का सबसे बड़ा उत्पादक। देखो गुड़ क्या होता है, गुड़ आप बात कर लेते हो, खांडसारी भी काइंड ऑफ क्या होता है, चीनी से ही बनता है, मतलब गन्ने से ही बनता है ना। ये सारी चीजें काइंड ऑफ गन्ने से ही बनती है ना। खांडसारी हो गई, बहुत सारे बूरा आता है, आपने देखा वो बूरा, है ना, ब्राउन शुगर होती है, और हमारी चीनी हो गई, गुड़ हो गया, गुड़ भी किससे बनता है, गन्ने से ही बनता है। तो देखो ये सारी जो चीजें हैं वो, गुड़ की बात करूं, खांडसारी की बात करूं, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है हमारे भारत। भारत में 460 से अधिक जो है चीनी मिले हैं। चीनी मिले की हम बात करें तो चीनी मिले बहुत ज्यादा हमारे भारत में, और चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आप बोल सकते हो तो हमारा यूपी जो है सबसे अग्रणी नंबर पे। हमारे यूपी में जो है चीनी का यानी गन्ने का उत्पादन आप देखोगे, जहां गन्ने का उत्पादन ज्यादा होगा तो उसके आसपास ही मिल होंगी। समझ गए ना, मैंने बताया था। भैया ऐसा थोड़ा ना कि भाई यहाँ पे गन्ने का उत्पादन हो रहा है यूपी में, है ना, और आपने मिल लगाई है कहां पे, आपने मिल लगा दी बंगाल में, तो ऐसा थोड़ा ना होगा। अब गन्ना तो बहुत भारी होता है, तो यहाँ पे जो मिल होंगी, मिल कहां पे होंगी, जो गन्ने की खेती जहां हो रही है उसके आसपास मिले होंगी, है ना। तो अगर मैं बात करूं भाई, 460 से अधिक जो है चीनी मिले हैं, 60% मिले जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं, जो और बाकी के अन्य राज्यों में। अब समझो यहाँ पे बोला है कि भाई जो 60%, यानी कि आप 460 का जो है 60% निकालोगे, तो करीबन जो 26 46 इंटू 6 36 की 6 हासिल 3 6 चौक 24 और 3 27, है ना। तो यहाँ पे लगभग आप बोल सकते हो जो 46 और 60 36 की, हाँ लगभग 276 जो मिले हैं वो कहां पर हैं, वो यूपी बिहार में अकेली यूपी बिहार में आधे से ज्यादा मिले हैं भाई। अब इसका कारण क्या है, तो भैया यूपी बिहार में जो है यहाँ पे गन्ना बहुत होता है, यूपी बिहार में गन्ना बहुत होता है, तो भैया मैंने क्या बोला, जहां गन्ना ज्यादा होगा वहां आपको मिले ज्यादा मिलेंगी। तो बाकी की जो बची हुई 40% मिले हैं, ये पूरे दूसरे वाले जो राज्य हैं उनमें, जैसे कि हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक, तो ये सब में, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे मौसमी होने के कारण जो है यह उद्योग को जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए जो अधिक उपयुक्त माना गया है, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मौसमी है ना, इसका मौसम होता है भाई। गन्ने की हम बात करें तो गन्ने को पूरा आप बोल सकते हो 1 साल लग जाता है उगने में, है ना। उसको जो है आप बोल सकते हो कम आर्द्र जलवायु चाहिए होती है, जैसे मतलब काइंड ऑफ नमी चाहिए होती है इसके लिए, और आप बोल सकते हो पूरा जो है 1 साल लग जाता है गन्ने को उगने में, और मौसमी क्षेत्र मौसमी होता है। और आप मेरे को बताओगे कौन से, देखो मैंने कृषि मैं आपको बताया था, कृषि जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो ये किस मौसम में होती है, कौन सी क्रॉप है, जायद है, रबी है, खरीफ है। आप मेरे को बताओगे ये गन्ना जो है ये कैसी, आप मेरे कमेंट में बताओगे। मैंने क्योंकि चैप्टर पढ़ाया है कृषि, तो आपका होमवर्क आज ये है कि आप बताओगे मेरे को चीनी जो ये गन्ना जो होता है ये कैसी क्रॉप है, ये कैसी खेती है, मतलब रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, कैसी है ये, है ना। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स का मतलब बताया था आपको, कौन से सेक्टर, जहां पर कुछ जो पूरे ग्रुप होते हैं, यानी कि जो उत्पादन कर रहा है ना, जो आप बोल सकते हो जो उत्पादन कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है वहां पे, तो सब मिलके जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ये उत्पादन करते हैं, और जो भी मुनाफा होता है उसे आपस में जो है रेशियो के हिसाब से, जो प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जो अनुपात होता है उसके हिसाब से बांट लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मौसमी है, इसके कारण क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें जो है ये अधिक उपयुक्त है, ये जो सेक्टर है ये कारण मौसमी होने के कारण जो है ये उद्योग कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए जो है अधिक उपयुक्त होता है ना। मौसमी होता है भाई ये, है ना, मौसम के टाइम पे, मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी भी मौसम में उगा लोगे इसे। हाल ही के वर्षों में जो है वर्षों में चीनी उद्योग जो है दक्षिण की ओर शिफ्ट कर रहा है ना। अब यहाँ पे जो चीनी उद्योग जो है ये कहां शिफ्ट कर रहा है, तो देखोगे आप, देखो यहाँ पे, है ना, मैंने क्या बताया आपको, जो चीनी उद्योग है ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि यहां से शिफ्ट होके जो है नीचे की तरफ, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, ये देखो दक्षिण मतलब साउथ में,
इधर साइड जो कर्नाटक, तमिलनाडु, इधर की ओर जो है धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है ना। ऐसा विशेष रूप से जो है महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में कई सारी मिलें खुल गई हैं। इस क्षेत्र में जो है पैदा होने वाले गन्ने में शर्करा की मात्रा जो है अधिक होती है। इस क्षेत्र की ठंडी जलवायु से जो है गन्ने की पेराई के लिए जो है अधिक समय मिलता है। तो सुनो यहाँ पे क्या होता है, गन्ने में आपको पता होगा कि गन्ने का क्या होता है, काइंड ऑफ एक छोटा सा डंडा होता है, उसको गाड़ देते हैं और इसे हमेशा ऐसे काटा जाता है, ऐसे 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 काटा जाता है, टेढ़ा टेढ़ा, है ना। और एक बार या बोलोगे 3 बार के लिए हो जाता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करूं, अगर महाराष्ट्र की स्पेशली बात करूं तो गन्ने में शक्कर जो होती है ना, शक्करा जो एक पदार्थ होता है, इसमें अधिक मात्रा में होता है, शुगर ज्यादा होती है इसमें, है ना, यानी कि अच्छी क्वालिटी की शुगर निकलती है। और इस क्षेत्र की जो है ठंडी जलवायु है, और भाई गन्ने को क्या चाहिए, थोड़ी ठंडी जलवायु चाहिए, है ना। तो इससे जो है पेराई के लिए जो है इसे अधिक समय मिल जाता है। पेराई मतलब इसे पकने के लिए जो है ना, ठंडी जलवायु चाहिए होती है इसे पेराई के लिए यानी पकने के लिए जो है जल्दी जो है अधिक समय जो है यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ठंडी जलवायु और यहाँ पे शक्कर है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इन क्षेत्रों में जो है आप धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। यूपी में था पहले सबसे ज्यादा, अभी भी यूपी में ही है, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट देखने को मिल रहा है दक्षिण की ओर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे चीनी उद्योग की थोड़ी चुनौतियां देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, इस उद्योग की जो है मुख्य चुनौती क्या है, इसका मौसमी होना। ये मौसमी होता है ना। ये मौसमी क्षेत्र, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी मौसम में आप उगा लोगे इसे। उत्पादन का जो है पुराना और कम कुशल तरीका, जो हमारा तरीका है बेसिकली उत्पादन का तरीका, जो प्रोडक्शन का तरीका जो है वो कैसा है, थोड़ा सा पुराने जमाने का है, ट्रेडिशनल है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, और यहां पे क्या है भाई, यातायात में देरी और खोई का अधिकतम जो है इस्तेमाल कर पाना। तो देखो यहाँ पे काइंड ऑफ क्या, देखो यातायात में क्या होता है भाई, यातायात में देरी होती है। और खोई क्या होता है, खोई मतलब बैगेज, है ना। अगर मैं बैगेज की बात करूं तो बैगेज का आपको मतलब पता होना चाहिए, बैगेज का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बैगेज की बात करूं तो बैगेज का मतलब होता है खोई। खोई मतलब यानी कि आप बोल सकते हो कि जैसे किसी भी सेक्टर में होता है ना कि हम किसी भी इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बैगेज मतलब इसको पूरा जो पैक करने वाली चीज होती है, बैगेज मतलब पूरा पैक कर लेना, इसको जो है हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करूं तो देरी में यानी कि यातायात की बात करूं तो भाई इसके लिए पहली बात तो क्या होता है, देरी बहुत चाहिए होती है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है इसमें। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब चीजें जा रही होती हैं तो यहाँ पे एक तो ये गन्ने जो होते हैं काफी भारी होते हैं, इन्हें स्पेस भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे देरी बहुत लग जाती है यातायात में। और दूसरी बात हो रही है यहाँ पे खोई। खोई का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ बैगेज, यानी कि जैसे क्या होता है जब गन्ने का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो यहाँ पे बहुत सारा जो गन्ना होता है ना वो वेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे आप गन्ने का जूस भी पीते होगे तो क्या होता है इसमें, गन्ने का जूस में क्या होता है, वो पूरा जो गन्ना होता है निकाल देता है, रस निकल जाता है और आप पी लेते हो, है ना। और बाकी जो बचा होता है वो क्या होता है, वो काइंड ऑफ खोई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे खोई बोलते हैं, है ना। जो गन्ने का हिस्सा जो बच जाता है बेसिकली, यानी कि आपने निकाल दिया गन्ना, पूरा जो है प्रो दिया आपने, अब गन्ना का जूस निकल गया, उस गन्ने की तो चीनी निकल, आप या तो पी लोगे या फिर उसकी चीनी बन जाएगी या फिर कोई और भी उत्पादक बन जाएगा उसका। लेकिन भाई बचा हुआ गन्ना जो है, उसका जो कूड़ा बचा हुआ है, उसका जो कचरा बचा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको जो है हम खोई बोलते हैं या फिर उसे बैगेज बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है भाई, यहाँ पे खोई, यहाँ पे आप देरी और खोई जो है, खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। तो यहाँ पे खोई क्या होती है, खोई को इस्तेमाल हम क्या करते हैं, खोई जो होती है उसमें बहुत सारी कभी कभी वहां पे उसका हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, है ना। उसमें बहुत सारी जो रस होता है वो रह जाता है अंदर, या फिर इसको क्या करते हैं हम, इसको जो है जानवरों को डाल देते हैं, हम इसको किसको डाल देते हैं, जानवरों को, है ना। तो उस खोई का जो है ज्यादा इस्तेमाल हो नहीं पाता और ये बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या है, यातायात में देरी होती है, खोई का जो है अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। तो यहाँ पे खोई जो होता है इसके ज्यादा, इसका जो अधिकतम इस्तेमाल जो है, जो कचरा होता है जो उसका अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वेस्ट हो जाता है वो। तो आई होप आपको देरी और खोई का जो है मतलब अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ भाई जो हमारा ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया भाई। आज हमने क्या क्या जाना, तो आज हमने जो है हुगली घाटी की, आज हमने जाना जूट के उद्योगों के बारे में, और फिर हमने ये जाना क्यों भाई हुगली घाटी में ही यहाँ पे जूट का जो है अच्छा उत्पादन हो पाता है। फिर उसके बाद हमने जूट उद्योगों की चुनौतियों के बारे में बात की, ठीक है ना, क्या क्या चुनौतियां जूट उद्योगों में, है ना। यानी कि फिर मैंने बताया था आपको जो दूसरे देश है उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, सरकार ने भी बहुत सारी चीजें करी हैं। उसके बाद हमने चीनी उद्योग के बारे में जो बात की, ठीक है। चलिए, अब भाई अब बारी किसकी है भाई, अब है बारी आपके क्विज की। यार आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे से अभी तक जो है समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी किसकी बात कर लेते हैं, क्विज की बात कर लेते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ, फटाफट से करो। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, गुड़ एवं खांडसारी उद्योग, हथकरघा उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग या फिर चमड़ा उद्योग, फटाफट से बताओ।
मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर जूट उद्योग? लास्ट क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र या फिर चतुर्थ? चलिए तो भाई आई होप आपने सारे जो क्वेश्चंस हैं, आई होप आपने सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे जो है कर लिए होंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, हथकरघा उद्योग जो है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है ना। सबसे ज्यादा रोजगार जो है कौन देता है? तो लघु उद्योग ही हमारा हथकरघा उद्योग ही देता है। मतलब हमारा जो हाथों से बनी हुई चीजें होती है ना, कपड़े की बात हो रही है यहाँ पे, हथकरघा उद्योग। किस क्षेत्र में जो है सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तो कौन सा क्षेत्र है वो? तो आप बोल सकते हो जो हमारा चीनी उद्योग। मैंने बताया था ना, चीनी क्या होता है भाई? सहकारी इकाई मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये उद्योग मौसमी होता है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा सहकारी इकाइयां जो है वो काम कर पाती हैं अच्छे से। ठीक है ना। और आगे आखिरी क्या था? चीनी उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो भैया द्वितीय स्थान है। पहला किसका है? तो पहला लिख लो ब्राजील का। मैंने लिख दिया था ब्राजील का है ना। ब्राजील का जो है यहाँ पे मुख्य जो है स्थान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ जो है आज का ये लेक्चर जो है हमारा समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे? तो भैया जो खनिज पर आधारित उद्योग है उनकी हम बात कर लेंगे, है ना। तो अगले में जो है शायद ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है जो बहुत अच्छे जो है समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।